देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। काफ़ी दिनों से हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड प्रोग्राम कर रहे थे और हम आपको मुसलसल आगाह करते रहते हैं लम्हा की ख़बरें और बताते रहते हैं कि अब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ किस तरीके से पाकिस्तान में जा रही हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है। लेकिन आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा इससे भी मुतालिक डिस्कस करें, जिस बात को पॉलिटिशियंस लेकर तो चल रहे हैं लेकिन अलग अलग जावियों से और अलग अलग ज़बान से। दो चीज़ें, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है और एक चार्टर ऑफ इकॉनमी है, यानी मिसाक जमहूरियत के साथ साथ मिसाक मईशत की भी बात कर रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़। तो हमने सोचा आज इसी पर जो है वो प्रोग्राम किया जाए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब गुर्बत से लड़ाई की बात की जाती है, महंगाई कम करने की बात की जाती है, रोज़गार फराहम करने की बात की जाती है, तो यहाँ पर आपकी इकॉनमी की बात की जाती है। यहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, इकॉनमी की बात है। सारे ऑल दो तो हमें नज़र आ रहा है कि जितनी भी जमातें हैं वो बात कर रही हैं चार्टर ऑफ इकॉनमी की, लेकिन क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी पहले अब भी लाना ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के हालात जो हैं वो बतदरीज गिरते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी जो है वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाई है। लेकिन क्या उससे पहले ज़रूरी है कि हम अपनी डेमोक्रेसी जो है यानी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उसको बेहतर करें? इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। आगा मसूद साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उन्हीं के साथ मौजूद है मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, माहिर आलमी उमूर है। आप दोनों को प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले आगा मसूद साहब के पास चलूँगी। जैसे कि साहब आपने सुना होगा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि इस वक्त जो पाकिस्तान में सबसे बुनियादी चीज़ जो इन हालात को देखते हुए क्या है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी या चार्टर ऑफ इकॉनमी? देखिए, लोग तो मतलब ये कि जो हमारे सियासतदान हैं तो वो तो अक्सर बात करते हैं कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करनी चाहिए। और ज़ाहिर है कि इकोनॉमी तो ज़ाहिर है कि बड़ी, जैसे आपने खुद फरमाया कि इकोनॉमी बड़ी नातवा है, बड़ी कमज़ोर है, बड़ी नीचे जा रही है। तो ज़ाहिर है कि इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की अगर वो बात करते हैं, वो मेरा ख्याल है कि उनका ये जुमला कहना या इस किस्म की बात करना बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी उस वक्त होगी जबकि स्टेबिलिटी आएगी। हमारे यहाँ स्टेबिलिटी तो नहीं है। इसलिए फिर दूसरी बात ये कि चार्टर, फिर उसके साथ डेमोक्रेसी भी है, रूल ऑफ लॉ भी है। ये चीज़ें जो है नज़र नहीं आ रही हैं और ये है कि ये चीज़ें बड़ी तकलीफदेह हैं और लोग महसूस करते हैं, इसके बारे में लिखते भी हैं और इसके बारे में सोचते भी हैं। और मैं समझता हूँ कि मैं तो चूँकि बाज़ इदारों में जाता हूँ सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए, वहाँ भी इसी किस्म की तशवीश का इज़हार किया जाता है। तो मैं समझता हूँ चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप जो है ना वो किस बुनियाद पर करेंगे? आप एक्सपोर्ट बढ़ा के करेंगे, करप्शन को ख़त्म करके करेंगे, या फिर ये कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान एक तवाज़ुन पैदा करेंगे जैसा कि चीन ने किया हुआ है? तो ये सारी चीज़ें जो इनके पास कोई इस किस्म का जवाब नहीं है। अब जैसे बिलावल साहब हैं या और दीगर हमारे सियासतदान हैं, वो सब नारे लगाते हैं, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब भी नारे लगाते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए। लेकिन चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कोई खदोखाल नहीं है इनके पास, उनके पास कोई तस्वुर नहीं है, कोई उसके पास विजन नहीं है कि कैसे हो सकेगा। लेकिन जो बेचारे लिख रहे हैं उनके पास एक विजन भी है, वो समझते भी हैं कि इसको कैसा होना चाहिए। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप अपने मुल्क में एक ऐसी फ़िज़ा पैदा करें कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ हम जा सकें। यानी ये कि हमारे दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए, हमारे दरमियान यकजहती होनी चाहिए, हम एक दूसरे का लिहाज रखें। लेकिन वो ऐसा नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि जो गुफ्तगू हो रही है आज भी वो बिल्कुल अलहदगी की गुफ्तगू है, यानी एक दूसरे से दूर हो जाने वाली गुफ्तगू। और ये गुफ्तगू जो है ना तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बेहतर है, ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है ना इस वक्त इंतहाई यानी ऐसे हालात से गुजर रहा है कि जिसमें हमें बड़ा फूंक के कदम रखना चाहिए। और अगर हम नहीं रखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि फिर इसका, अभी आने से पहले मैंने आपको बताया था किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है आलमी सतह पर पाकिस्तान से मुताल्लिक़, जो कि नहीं होनी चाहिए। कोई जवाब भी देने को तैयार नहीं है। तो सिर्फ मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी तो ठीक है, लेकिन ये कि उसका खदोखाल आने चाहिए ना। क्या आप ज़ीरो टॉलरेंस करेंगे करप्शन के लिए? क्या आप मतलब ये कि जो जिन लोगों ने पैसा पाकिस्तान से लूट के बाहर भेजा हुआ है, जमा है, उसको वापस लाएंगे? कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पर के बात हो सकती है, लेकिन ये बात नहीं करेंगे। ये एक लॉलीपॉप है लोगों को, मतलब महज एक मतलब ये बताने के लिए कि आप देखिए हम इकोनॉमी के सिलसिले में बड़े कंसर्न हैं। मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। मुनव्वर साहब, जो आगा साहब ने पूरी बात को कूजे में बंद कर दिया, बिल्कुल छोटा सा, मैं सोचाऊंगी इसको और ओपन करूं। मेरा सवाल ये है कि मतलब जब तक आपके पास पाकिस्तान में डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक आप जो है वो इकॉनमी की बात नहीं कर सकते।
अभी हम इलेक्शन के बिल्कुल करीब हैं और यहाँ तमाम सियासतदान चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात जो है वो कोई नहीं कर रहा, जबकि ये बात सबसे पहले उठी थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए। खान साहब की हुकूमत से पहले जो 2018 के इलेक्शन है उस वक्त भी और उनकी हुकूमत जैसे ही बनी थी तब भी ये बात उठी थी कि एक ग्रैंड अलायंस बनाया जाता है और नून लीग की तरफ से कहा जाता है कि जी हम टेबल टॉक करते हैं, हम आपकी हेल्प करते हैं इकॉनमी में भी और मुल्क के अफेयर्स चलाने में भी। तब आप बात कर रहे थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, पॉलिटिशियंस की बात कर रही हूँ मैं। अब आप हमने जो 14 महीने की हुकूमत देखी इमरान खान के दौर के बाद, उसके अंदर चार्टर ऑफ इकोनॉमी का वर्ड आया। एक और चीज़ और है, मेरे दोनों मेहमानों से सवाल है कि हम ये वर्ड, ये फ्रेज़ हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं और फिर हम ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का वर्ड यूज़ करते हैं। ये जो मिसाक जमहूरियत और ये जो मिसाक मईशत का वर्ड है, ये भी कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये एक बड़ा टिपिकल सी चीज़ है जो मुझे समझ में नहीं आती, अगर आप कमेंट देना चाहें इस पर। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान का मसला तो इस वक्त एक ही है और वो मसला है स्टेबिलिटी। बिल्कुल। हमें और इसके साथ ही एक बड़ी अहम चीज़ भी जुड़ी हुई है। पहला सवाल तो हमें ये करना चाहिए अपने आप से कि एक रियासत जो है वो किस लिए वजूद में आती है, पाकिस्तान किस लिए वजूद में आया था। आपने क्या कहकर पाकिस्तान को बाकी हिंदुस्तान से अलहदा किया था? ये बात कही थी कि यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं। ये तो नहीं था कि वहाँ पे कोई नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं थी या अपने मजहबी उनको फॉलो करने की इजाज़त नहीं थी। आप इतनी लंबी तवील हुक्मरानी करके आ रहे थे तो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद थी, लेकिन जिस चीज़ को महसूस किया गया था वो ये था कि आपकी जो इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है। दूसरी बात, एक ख्याल ये था, मैं बता दूं आपको, हर मुल्क जो आज़ाद होता है उसका वो यही बात सोच के आज़ादी हासिल और करता डेमोक्रेसी है भी यही है कि जी हम अगर हम आज़ाद हो जाएंगे तो हम जो हैं वो बहुत तरक्की करेंगे। जब तक हम गुलाम हैं, जब तक हम किसी के महकूम हैं, तो हमारी वो विज़न, वो सोच जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। नतीजा ये है कि हमारे आवाम को मौका नहीं। ये मैंने एक जनरल सा स्टेटमेंट दिया। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हमने क्या ये सोच रखी है? पाकिस्तान बनाते वक्त तो ये सोच रखी, उसके बाद क्या हमने ये सोच रखी? ये मैं आपको कहूँगा कि अगर आप इस जो इलेक्शन हुए थे 71 में, बल्कि 70 में इलेक्शन हुए थे, 71 में तो वो हो गया था, उसकी बुनियाद ईस्ट पाकिस्तान की तरफ से जो 6 पॉइंट रखे गए थे वो भी एक इकोनॉमिक थे। फिर भुट्टो साहब आए, वो भी इकोनॉमी को ही वो करते थे। तो इसको ये कहने की कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी करेंगे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करेंगे, मैं नहीं समझता कि इसका कोई नतीजा है। हमें करना क्या चाहिए? मैं समझता ये हूँ कि हमारे लिए रोल मॉडल साउथ ईस्ट एशिया के ममालिक होने चाहिए। आप एक सीरीज़ में देखिए, सबसे पहले अपने करीब तरीन दोस्त, आयरन फ्रेंड जिसे कहते हैं ना, चाइना, डेंग जाओपिंग ने आकर माओ ज़ेडुंग ने आज़ादी तो दिला दी। हाँ, जी, बिल्कुल ऐसे है। मगर जो हालत हो गई थी 79 तक चाइना की, वो चाइना वाले खुद जानते हैं। बिल्कुल ऐसे। इट वॉज फॉलिंग डाउन लाइक एनीथिंग। तो यानी आज़ादी काफ़ी नहीं है। इकोनॉमिक स्टेप उन्होंने आकर कहा क्या था, मैं इसलिए वो दोहरा देता हूँ क्योंकि एक्चुअली उन्होंने फॉलो किया था वही सब कुछ जो कि जनूब मशरक़ी एशिया में हो रहा था। उन्होंने ये कहा था, आज के बाद, ये 79 के दिसंबर की तकरीर दोहरा रहा हूँ, उसके चंद अल्फाज, आज के बाद चाइना की हर पॉलिसी जो है वो सबसर्विएंट होगी इकोनॉमिक पॉलिसी। और उसके बाद जितनी 3 नस्लें आई उनके बाद डेंग जाओपिंग ने, तीनों ने बहुत ही स्ट्रिंजेंटली इसी चीज़ को फॉलो किया। नहीं, देखिए, डेंग शाओपिंग ने ये नहीं कहा। डेंग शाओपिंग ने चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने पूछा कि आप ये बताइए कि हम किस तरीके से चाइना को मज़ीद आगे की तरफ ले जा रहे हैं। तो डेंग शाओपिंग ने कहा कि हमें सबसे पहले लोगों के माइंड को तब्दील करना चाहिए। ये उनकी बड़ी मशहूर तकरीर है कि जब तक हम लोगों के जहन को तब्दील नहीं करेंगे, उनकी सोच को तब्दील नहीं करेंगे, चीन तरक्की नहीं कर सकता। तो माओ ज़ेडुंग ने कहा, आई फुली एंडोर्स यू। ये बिल्कुल, मैं आपसे ये कहूँगा कि डेंग जाओपिंग का जो दौर शुरू हुआ था वो माओ ज़ेडुंग के बाद शुरू हुआ था, और तभी उन्हीं की गाइडेंस में बड़े शदीद इख्तिलाफात के बाद शुरू हुआ था। बल्कि वो 5 का टोला और पता नहीं क्या क्या किस्से मशहूर हुए थे। और मैं खुद चाइना गया हूँ 4 बार उसके बाद, और वहाँ जाकर मैंने देखा कि जो 3 या 2 बड़े
आदमी, 3 बड़े आदमी उस वक्त माने जाते थे चाइना के अंदर। वो एक माओ जेतंग माने जाते थे, चू एन लाई माने जाते थे, और तीसरे डेंग जाओपिंग माने। वो आर्किटेक्ट हैं उनकी उस पॉलिसी के जो आज चाइना फॉलो कर रहा है। ये बिल्कुल मेरा ख्याल है, इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं। ऐसा ही है। अच्छा, हमने जो इकोनॉमी देखी उन्हीं के दौर में देखी है तरक्की। सा इसे मैं असल में वजाहत करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये वही पॉलिसी है जो जापान ने अपनाई थी जब वो अमेरिका से आज़ाद हुआ था। उनके बड़ों ने भी ये सोच ली कि ये लड़ने झगड़ने में, ये खामोखा की आज़ादी के नारे लगाने में, ये इस किस्म की बातें करने में, इसमें कुछ नहीं रखा। हमें किस चीज़ की तरफ तवज्जो देनी। 10 साल के अंदर 1950 अपने मार्शल लॉ ख़त्म होने के बाद अमेरिकन, उन्होंने जापान को आसमान पर पहुंचा दिया। हर चीज़, जैसे आज आप कह रहे हैं ना कि फैक्ट्री है, उस ज़माने में ये कहते थे फैक्ट्री है जापान दुनिया की। फिर आप देखिए वो एक डोमिनो इफेक्ट हुआ। सिंगापुर पे आ जाइए, आपको वो मिलेंगे ली कुआन यू, उन्होंने भी वही अपनाया। फिर इस तरफ चल जाइए, इवन एक मुस्लिम मुल्क महातिर मोहम्मद को देख लीजिए। इधर आ जाइए थाईलैंड में थाकसिन शिनवात्रा, जो आज फिर वापस आ गए हैं। आपने देखा, उन्हें तकरीबन 20 साल तक फौज ने बाहर रखा, उनकी बहन को नहीं आने दिया, उनकी बेटी को नहीं आने दिया, जो बार बार इलेक्शन में जीती थी। लेकिन जीते वही जिसने के नारा लगा उन्होंने रियल। फिर आप हांगकांग पे आ जाइए, फिर आप ताइवान पे आ जाइए, आप साउथ कोरिया पे आ जाइए। भाई बात असल ये है कि ये गलत बात कर रहे हैं। देखिए ताइवान को देखिए बताऊं, आप एक समझने की कोशिश करें। ताइवान में अब भी 3000 ताइवानीज जो है चीन में आके अपना एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। नहीं, देखिए इख्तिलाफ नहीं, मैं बता रहा हूँ कि जो बात हो सही होनी चाहिए था। देखिए ताइवान में, देखिए ताइवान की बात, देखिए ताइवान जो है ना एक ऑक्युपाइड आइलैंड है, उस पर आप कब्जा क्यों नहीं जा रहा? नहीं, उस पर जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखिए मॉडल की बात है ना, तो इकोनॉमी के अंदर ताइवान इज अ स्ट्रांग, इवन जो मेनलैंड चाइना है। पहले मैंने इनकी बात सुन ली थी, आप सुनिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ताइवान के अंदर 3000 जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट मेनलैंड चाइना पे है। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ताइवान का जिक्र ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो एक ऑक्युपाइड आइलैंड है। हम तो करेंगे, मैं ज्यादा चाहूंगी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ वो रॉ कह रहा हूँ। मतलब एक देखिए मेरा ये मॉडल की बात मैं कोई ये नहीं कह रहा कि चाइना खुद उसे 2 निज़ाम एक स्टेट पॉलिसी कहता है, जैसे वो खुद चाइना इस बात का एतराफ़ करता है। हांगकांग में भी उन्होंने बहुत अरसे तक यही पॉलिसी चलाई, और उसके बाद तो ये मेरा कोई वो नहीं है कि मैं कोई ताइवान को उसका हिस्से से अलग कर रहा हूँ। मेरा सवाल भी उस रॉ को कह रहा हूँ। अब वही रॉ आप अगर देखें, नहीं आई, कहाँ तक आई है? बांग्लादेश में आई, इस तरफ जनूब एशिया में आ जाइए, और इंडिया में आई है वो रॉ। वो मनमोहन सिंह ने उसी को बहुत ऊंचा ले जाकर फिर इंडिया को वो दिया। उसके बाद आप देखें कि आपको लाख इख्तिलाफ सही हो मोदी साहब से, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इंडिया को उन्होंने इकोनॉमिकली बहुत मजबूत किया। मैं देखिए फिर मैं नहीं जा रहा उनके पॉलिटिकल उससे मुझे भी इख्तलाफ है, बहुत शदीद इख्तलाफ है जो हमारे उनसे डिफरेंसेस है। लेकिन ये तो बिल्कुल तयशुदा बात है कि वो उसी रॉ में जा रहे हैं। अगर वो उस रॉ में नहीं जा रहे होते तो आज $111 बिलियन का ट्रेड चाइना उनके साथ करना पसंद नहीं कर रहा होता, जिसके बाकायदा उनके साथ क्लैशेस चलते हैं। दुनिया के अंदर इतने बड़े उनकी धाक नहीं जमी होती, सारा मिडिल ईस्ट जो है उनकी तरफ नहीं जा। खुद ईरान जैसा मुल्क जो है वो इंडिया ज़्यादा जाना पसंद करता है बनिस्बत के। उसका चाबहार का पोर्ट जो है वो ईरान का इंडिया ने बनाया। 700 किलोमीटर लंबी रोड जो अफ़गानिस्तान तक थी वो उसके अंदर वो शामिल हुआ। तो मेरा कहने का मतलब ये था उस रॉ से हम बाहर हो गए, ना मालूम किस तरीके से बाहर हो गए। ये क्या हिमाकत हमसे हो गई है, क्या हमारे से गलती हो गई है, ये मैं किसी लीडर को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, मैं किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता ये हूँ कि ये दो जगह गलती हुई है हमसे। अवाम में भी ये गलती हुई है कि अवाम ने उस रॉ को पकड़ा ही नहीं। इधर उधर मारे मारे फिरते रहे, इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, इधर फलाना कर रहे हैं, अमेरिका दौड़ रहे हैं, लाइनें लगा रहे हैं, दुनिया भर के अंदर फिर रहे हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी जो है वो बाहर रहता है। लेकिन जो काम वहाँ देखने के बाद पाकिस्तान में उन्होंने करना पसंद नहीं किया, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने भी, वो ये है कि उस टेक्नोलॉजी को, उस तालीम को, उस तरक्की को यहाँ ट्रांसफ़र नहीं किया। और ख़ुद पाकिस्तानियों ने इसी को नहीं पकड़ा, हमारी लीडरशिप ने भी इसको नहीं पकड़ा। अब वक्त आ गया है कि हम
कोई चार्टरों के चक्कर में पड़ने के, देखिए हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, इलेक्शन लड़ा जाता है पार्टी के मंशूर के ऊपर। पार्टीज जो हैं वो अपना मंशूर दे दें, कहें भाई ये हमारा मंशूर है, हम इस तरह, अगर उनके ख्याल में कोई और तरीके से कोई मंशूर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो कोई नई हिमाकत करने के लिए तैयार हैं, और बावजूद इसके कि वो जानते हैं कि सिवाय इकनॉमिक मजबूती के अलावा और कुछ नहीं है, नहीं तो यही कशकोल और यही भीख और यही करते होंगे, तो बेहतर यही है पाकिस्तान के लिए उस सर्कल में आ जाएं किसी तरीके से जिसमें ये साउथ ईस्ट एशिया चला है, जिसमें इंडिया तक आ गए हैं, बांग्लादेश तक आ गए हैं। बांग्लादेश तो हमारे मुसलमान, मैं कह सकता हूँ, तो फिर मेरे ख्याल से मामलात जो हैं वो बहुत बेहतर देखिए हैं। बांग्लादेश के बारे में, देखिए बांग्लादेश के बारे में ये गए नहीं बांग्लादेश में, बांग्लादेश गया हूँ। बांग्लादेश में जिस किस्म की कॉलोनी है, एक किस्म की इंडियन कॉलोनी है और उस पर पूरा मतलब ये कि छाप इंडिया की है। वहाँ मैं किसी बता दें किसी सहाफ़ी से कि वो लिख सकता है इंडिया के ख़िलाफ़, नहीं लिख सकता। और फिर ये कि जब ये लीस्ट डेवलप कंट्री में शुमार था, बांग्लादेश जब बना था, तो अब उसका जिक्र मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि जब बांग्लादेश बना था तो ये लीस्ट डेवलप कंट्री था और सारी दुनिया से मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में आया और इस तरीके से बांग्लादेश ने तरक्की की। लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा जो अहम काम लेकिन किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोले ना। मैं बताऊँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के दरवाजे कौन से थे, इंडिया के जरिए आ रहे हैं ना। आप मुझे बताइए, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इसमें कौन सा मतलब ये कि कोई मुझे अगर निगेट कर ले कि मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये कॉलोनी है, आज भी कॉलोनी। आप देखिए बात असल ये है कि देखिए हम बात करें तो उसमें जज्बातियत नहीं होनी चाहिए, उसमें एक किस्म का मतलब ये कि प्रैग्मेटिक सोच होनी चाहिए कि हम कहना क्या चाहते हैं। देखिए बात असल ये है कि नवाज शरीफ साहब आए तो उन्होंने कहा हम एशियन टाइगर बना देंगे पाकिस्तान को, है ना। एशियन टाइगर नहीं बनाना, फिर इसके बाद लोग आते गए, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे। बात असल ये है कि हमारे पास वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो कल आई है, सारे अखबारात ने लीड दी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जो इकोनॉमी है वो इसलिए नहीं तरक्की कर सकती कि पॉलिसी में तसलसल नहीं है। आप पढ़ लीजिए, हर एक ने लीड दी है, डॉन ने लीड दी है, सब ने लीड दी है और साफ ने लीड दी है। इकोनॉमिक पॉलिसी में तसलसल नहीं है, पॉलिटिकल पॉलिसी जो नहीं, मैं तो इकोनॉमिक बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक बात करें ना आप। उन्होंने कहा कि तसलसल नहीं है। दूसरी उन्होंने कहा कि ज़ाती मफाद पर ब्यूरोक्रेसी अपना वो बनाती है, मतलब जो कोई ब्यूरोक्रेसी है वो ज़ाती मफाद पर जो है अपने उसूल बनाती है। तीसरा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक कि पाकिस्तान के अंदर ज़ीरो टॉलरेंस नहीं होगा करप्शन में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो मैं ये बता रहा हूँ ये रो की बात नहीं है। बात असल जो आपके सामने रियलिटीज़ हैं वो ये हैं कि अवाम तो बेचारे, अवाम कोई एग्जीक्यूटिव थोड़ी है, अवाम कोई पॉलिसी थोड़ी बनाते हैं। अवाम नारे लगा सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, बुरा कह सकते हैं, कुछ उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जो पॉलिसी बनाते हैं वो तो ब्यूरोक्रेसी बनाती है, या वज़ीर आज़म बनाते हैं, या जो भी लोग स्टेक होल्डर्स होते हैं इस मुल्क के वो बनाते हैं। तो मेरा कहना का मकसद ये कि हमें इस बात को सोचना चाहिए कि देखिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ी बात यह कि हमारे अंदर जो हमारे घर के अंदर इत्तेहाद नहीं है, इट्स अ डिवाइडेड हाउस। और इस डिवाइडेड हाउस को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, कोई ऐसी मिसाल आप सामने ला के रख दें। चीन खुद कहते हैं, चीनी अवाम कहते हैं, हमसे कहते हैं, हम बिल्कुल चीन जाते रहते हैं तो चीनी कहते हैं कि भाई आप हमसे सीखते क्यों नहीं हैं। आप कहते हैं कि भाई हिमालय से ज़्यादा बुलंद है ना, समंदर से ज़्यादा गहरी, शहद से ज़्यादा मीठी दोस्ती है ना, लेकिन हमसे सीखते क्यों नहीं है। तो जाहिर है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक तो सिस्टम जो है वो फ्यूडल सिस्टम है, बहुत ज़्यादा बिरादरी सिस्टम है। हम नहीं चाहते कि जो ना मेरिट के बुनियाद पर काम करें। मेरिट की बुनियाद पर अगर काम होता तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता, मेरिट है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर ये कि फिर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। नहीं, ऑब्सोलीट सिस्टम भी है ना ब्यूरोक्रेसी में आने के लिए। आपने जो है वो चंद एग्जाम पास करने, जिनकी चंद किताबें आप पढ़ के आप पास कर लेते हैं, आप अच्छी जो है ब्यूरोक्रेसी के किसी भी उसमें डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। दूसरा पॉलिटिशियंस हैं, तो अगर हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो विरासत की सियासत मुसलसल चलती आ रही है, हमने तो नहीं देखा कि इसके अलावा देखिए विरासत की सियासत तो इसलिए भी चलेगी कि ये लोग किसी लीडरशिप को उभरने नहीं देते, मिडिल क्लास की लीडरशिप को उभरने नहीं देते। अब एक मिडिल क्लास की लीडरशिप उभरी थी, उसको भी आपने तोड़ के मतलब ऐसी उसकी, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके ना। जो मिडिल क्लास की लीडरशिप थी वो इतने नए चेहरे थे, वो शायद अवाम में अपना इतना बहरहाल मैं आगे चलूंगी। मैं अपने पड़ोसी ममालिक से चाह रही हूँ कि उन्होंने क्या इकोनॉमिक मॉडल अपनाया, हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर लें। हम वन बाय वन, आपने इंडिया का जिक्र किया। देखिए ये रॉ शुरू हुई है जापान से जी, जापान से शुरू हुई है ये रॉ, और उसके बाद ये चलिए साउथ ईस्ट। आज दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे स्टेबल जापान जो इकोनॉमिक इलाका है। आप IMF की प्रेडिक्शंस उठा के देख लें जो उन्होंने 2024 के लिए की हैं, उसके अंदर तमाम के अंदर आप वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शंस उठा के देख लें, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक की
प्रेडिक्शंस उठा के देख लें। आखिरकार ये इदारे हैं ना जिनके पास सोचना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर कहाँ से क्या, खुद ही बैठ के हम सोचना उन्हीं के पास है ना ये फिगर्स वगैरह। और उनकी आप तरक्की की देखिए, आप खुद पाकिस्तानी के अंदर देख लें, एक ज़माने में हम जापानी माल सारा हमारे पास आया करता था, फिर उसके बाद कोरिया का और सिंगापुर का आना शुरू हो गया, अब चाइना का, फिर उसके बाद चाइना का, मलेशिया के भी आ रहा है, मलेशिया के भी आ रहा है। अभी ताइवान की बात हुई थी, ताइवान का भी इतना माल पाकिस्तान में आया, इर्रिस्पेक्टिव कि हम ये जानते हुए कि वो चाइना का हिस्सा है। खुद चाइना ने कभी नहीं इस बात को, आपको पता है सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स मेनलैंड चाइना और किसी दूसरी जगह किसकी चलती हैं, उनके ताइवान के साथ चलती हैं, बावजूद इसके के भाई मैंने ये तो कहा कि उनके निज़ाम में इख्तिलाफ है बड़ा शदीद और बड़ा, यानी देखें ना अभी पिछले साल निज़ाम में इख्तिलाफ नहीं है, वो एक ऑक्युपाइड आइलैंड है भाई, बहुत ही शदीद हो गया था ना जब नैन्सी पेलोसी। और इस बार अभी जब शी जिनपिंग की और उनकी जो मुलाकात हुई है जो बाइडेन की मुलाकात हुई है, उसका आप देखिए हैरत अंगेज बात, मैंने अपने इस आर्टिकल में भी लिखा है जो अभी इसी इतवार को शाया हुआ है। शायद बहुत मुश्किल ये है कि मैं ज़बरदस्ती तो किसी को पढ़वा नहीं सकता, मैंने लिखा वैसे भी रेटिंग हैबिट कमी हुई है, रेटिंग हैबिट बहुत कम हुई है, इसीलिए आज का प्रोग्राम मैंने गज़ा जो है जी जी वो सबसे इम्पोर्टेंट है ना हमारे लिए, बिल्कुल, उसका डिस्कशन ही नहीं हुआ, सिर्फ 4 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हुआ। पहला उसमें जो था वो ये था कि चाइना और अमेरिका के दरमियान मिलिट्री टाइज जो है उनको रेस्टोर किया जाए, ये टूट गया था। और दूसरा ताइवान था जिसके ऊपर तलखी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तीसरा जो था वो उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम थे ना कि हाईजैकिंग वगैरह के वो इलेक्शन के अंदर उन्होंने दखलंदाजी की है चाइना और रशिया। और चौथा जो था वो तिजारत था। तो आप गज़ा का कहीं भैया मैं आपको बताऊं, मैं माफी बताऊं, मैं माफी चाहता हूँ, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। देखिए वहाँ पर उन्होंने बाकायदा ये कहा कि सीज फायर होनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ इतनी खूबसूरत तकरीर की है जिनने वहाँ पर अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को के अंदर उन्होंने कहा कि हम एक डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हम मतलब गुजारिश कर दूं आपको, अच्छा खैर हम दूसरे कंट्रीज की बात नहीं कर रहे, एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस के अंदर तो मगर जो बाइडेन की मुलाकात हुई है उनकी 1-to-1 उसका आप जॉइंट डिक्लेरेशन उठा के देख लें, जॉइंट डिक्लेरेशन के एक लफ्ज उठा के देख लें, उस जॉइंट डिक्लेरेशन में कहीं नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल। आपको जॉइंट डिक्लेरेशन आप मुझे बताइए, बिल्कुल गलत बात, ये बताइएगा आगा साहब के आप नहीं, आई डोंट एग्री विद यू। अगर वाकई में ऐसा होता ना आगा साहब, आप मेरे भाई और दोस्त हैं, नहीं दोस्तों हम बात कर रहे हैं ना, हम तो इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं ना। बाकी में अगर चाइना और अमेरिका एग्री कर गए होते किससे, तो ये 7 दिन का सीज़फायर वो क्यों एग्री करेंगे, जो है दोनों में देखिए भाई वो क्यों एग्री करेंगे, वो तो फलस्तीन और गाजा की बात नहीं कर रहे। मुझे ये समझना है वहाँ पे गैस भी तो है कि जो है, जैसे मुनव्वर साहब ने कहा कि जापान की एग्जाम्पल दी, आपने भी पिछले प्रोग्राम से मुझे कहा। अब थोड़ा सा जिक्र हम जो है वो रशिया का भी कर लेते हैं। रशिया जो है उसके अगर हम उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें पाकिस्तान के साथ, रशिया भी बहुत बड़ी मतलब टूट गया था, रशिया दोबारा से रिस्टोर हुआ। अब जो है वो प्यूटन का दौर आया, उसमें उसकी तरक्की की। अब खैर अब ये एक अलग बात है कि इतने साल हो गए प्यूटन को, अब उसको पसंद करते हैं या नहीं करते लोग, वो अलग बात है। लेकिन बात यह है कि रशिया को भी हमने टूटते हुए भी देखा, उसका जवाल भी, शदीद जवाल देखा, और उसके बाद उसे उभरते हुए भी देखा। सही कह रहे हैं। वो जो मॉडल है रशियन, वो कौन सा यूज़ कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, चाहे वो हमें बाहर से डेमोक्रेसी नज़र आती हो बड़ी अच्छी, लेकिन जो भी डेमोक्रेसी का मॉडल है उनका अपनी डेमोक्रेसी को बताने के लिए कि रशिया की डेमोक्रेसी का मॉडल ये है और सारे मुत्तहिद हैं आपस में, एज ए कॉम, एज ए नेशन की बात करी हूँ। पाकिस्तान में हमें इसका जो है वो नज़र नहीं आती, ये चीज़ नज़र नहीं आती, मिसिंग है। क्या रशिया का मॉडल हमारे पास जो है वो आ सकता है डेमोक्रेसी के लिए, या इसके लिए कहें कि इकोनॉमी के लिए हम उनका मॉडल यूज़ कर सकते हैं? मैं आपकी खिदमत अर्ज़ करूँ कि आपने बहुत उम्दा सवाल किया और मैं बहुत मुख्तसर से इसका जवाब दूंगा, बाकी तो हमारे दोस्त मुनव्वर मिर्ज़ा साहब जवाब देंगे। देखिए बात असल ये है कि जो रोल मॉडल होता है ना, देखिए चीन भी एक मतलब ये कि पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बनता जा रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता बनता जा रहा है। हो सकता है कि लोग उसका इजहार ना करें, लेकिन ये कि बहुत बड़ा, लेकिन उसके लिए बड़ी सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है, ईसार की ज़रूरत होती है, किस तरीके से आप। दूसरा बात रशिया की बात बताऊँ, देखिए चीन ने एक बात कही थी, चीन ने पहले रशिया मॉडल को अपनाया था, है ना। आप भी मतलब IR की हैं, हम भी IR के पढ़े। चीन ने पहले रशिया मॉडल अपनाया, लेकिन देखा कि वो रशिया मॉडल चल नहीं सका। फिर चीन ने क्या किया कि अपना जो मॉडल था ना, चीन की जो अपनी मॉडल है उसको उन्होंने अपनाया।
सिंध यात सिंध से लेके 11 से लेके सिंध यात सिंध ने जो और मॉडिफाई करते रहे। फिर दूसरी बात ये कि मैं जो बहुत मतलब बात करना चाहता हूँ, जो मैंने डॉक्टर सिंध यात सिंह की जो बात की, देखिए सिंध यात सिंह ने बुनियाद रखी चीन की तरक्की की। आप मुझसे इख्तिलाफ करें या ना करें, लेकिन आप पढ़ लीजिए कि डॉक्टर सिंध यात सिंह का कितना बड़ा रोल था, ठीक है। सिर्फ फ़र्क ये था कि वो डेमोक्रेसी की बात करते थे, यानी वहाँ पे वो जैसे वन पार्टी रूल की बात उन्होंने नहीं की। तो चीन ने अब क्या करते हैं, चीन जो है ना वो एक जुमला इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं द सोशलिज्म इन चाइना socialism in China is according to the conditions of the Chinese society। तो ये बार बार कहते हैं हमने सोशलिज्म को जो अपनाया है वो हमने रशिया के लिए नहीं है, बल्कि हमने अपने आवाम के और अपने समाज की साख्त और उसकी हैयत के लिहाज से हमने सोशलिज्म अपनाया है। द सोशलिज्म इन चाइना इज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ आवर ओन सोसाइटी। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि रशिया का जो मॉडल है वो रशिया का मॉडल वही लेनिनिज्म था, ठीक है, वही। लेकिन बाद में जो मॉडल बना वो तो बहुत सख्त मॉडल था ना, मतलब ये कि जिस तरीके से वहाँ रशिया के अंदर लोग मारे गए, जिस तरीके से लोगों का मतलब वो तरीक़ेकार जो अपनाया गया वो ज़्यादा मुनासिब नहीं था। लेकिन अब जो तरक्की की थी यूक्रेन की जंग से पहले, वो तरक्की जो थी वो बिल्कुल चाइनीज़ मॉडल है। अच्छा, वो चाइनीज़ मॉडल है। बिल्कुल। सर आपका क्या ख्याल है कि जो रशिया का मॉडल है क्या हम उसको अपना सकते हैं? पॉलिटिकल मॉडल भी मुझे बताएं और इकोनॉमी का मॉडल भी बताएं। पॉलिटिकल मॉडल तो बिल्कुल कतन रशिया का इस काबिल नहीं है। मैं तो समझता हूँ चाइना का भी हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, वी आर डिफरेंट पीपल, और हमारे को डिफरेंट गोल्स के ऊपर ब्रीड किया गया। हमारे फादर ऑफ द नेशन ने जो हमें गोल दिए थे और हमारे जो वो थे फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने हमें बिल्कुल डिफरेंट गोल दिए थे। तो वी शुड नॉट बहुत ज़्यादा हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर ये तयशुदा बात है कि देखिए आपने जिन कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स बनाए हैं, आपका मेजर एक्सपोर्ट कहाँ होता है और मेजर आपके ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं? आपको ये तो नहीं कि एक दिन के अंदर आप एकदम से टर्न कर जाएंगे। सोचते हैं चाइना को भी इट टुक राउंड अबाउट 20 years टू कम टू दिस स्टेज। आते डेंग जाओपिंग ने जब कहा था दिसंबर 79 में, तो उसके 20 साल बाद चाइना इस सदी के 2005 के अंदर जाकर लोगों ने कहना शुरू किया चाइना राइज, और फिर उनका जो ग्रोथ रेट था वो हिट किया जाकर 14 के ऊपर। तो एक दिन में तो नहीं, इसी तरह जापान ने हम तो इसीलिए यही बात कर रही हूँ ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाने के लिए हमें, मैं जो कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाह रही हूँ, यही बोलना आसान है, बनाना मुश्किल है। पाकिस्तान के नेशन को देखते हुए बात सोचने की बात यह है कि अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं रही है। जी बिल्कुल, कि ये हम इसको अपना लेंगे, बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरकार इंडिया ने भी जो किसी चीज़ को फॉलो किया होगा, कुछ चीज़ें इंडिजिनस होती हैं जो आपकी ज़मीन के ऊपर होती हैं, ठीक है ना, जो आपके फॉर एग्जांपल आप जिन चीज़ों में एग्रीकल्चर जा सकते हैं, उसको तरक्की कर सकते हैं। दूसरे ये कि आप जो हैं वो और 2-3 चीज़ों के अंदर आप एक्सेल करते हैं। फिर ये कि आपके मिडिल ईस्ट से ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं जिसकी वजह से, लेकिन आपने उनमें से कोई एक चीज़ भी इस्तेमाल नहीं की। आपको अपने ऊपर गौर करना चाहिए। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर बैठ कर ये कह सकूँ कि हमें कौन सा, लेकिन ये कि अब ये कोई रॉकेट साइंस ऐसी रही नहीं है। जिस चीज़ के ऊपर हमें जोर देना चाहिए वो सिर्फ 2 हैं। पहली बात यह है कि हमें टेक्नोलॉजी जितनी जल्दी हो सके ना सिर्फ उसे हासिल करना चाहिए, बल्कि उस स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजी लाना चाहिए जो कि दुनिया के उन ममालिक के अंदर है जो तरक्की कर रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी तो ले आए, हमारे इंटरनेट भी है, हमारे पास तो फलाना भी है, हमारे पास तो फलानी चीज़ भी है। मगर मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 7 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैंने पढ़ाया जाके। दूसरा पॉइंट बताए ना, दूसरा पॉइंट बताएं, मुझे सर ब्रेक पे भी जाना है। मैं दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारे को ये है कि हमारे जो लोग हैं उनके अंदर ये डिटर्मिनेशन पैदा करना होगा आपको कि जैसे चाइना वालों ने मेहनत की, जैसे कोरिया वालों ने मेहनत की, जैसे और दूसरे जापान वालों ने मेहनत की, आप भी मेहरबानी फरमा कर थोड़ा सी लिथार्जी को ख़त्म कर दें। ये बहुत ज़्यादा सियासत जो करते हैं उसको ज़रा ख़त्म कर दें और अपने आप को फाइन ट्यून करें इकोनॉमिक्स। देखिए मैं बताऊं, मैं सिर्फ एक ब्रेक ले लूं, उसके बाद हम इसी पे कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे कमेंट लूंगी। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ है, फिर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, आगा साहब जी आप कमेंट करना चाह रहे थे इसके बारे में। कि देखिए जैसे मतलब ये कि हाकिम होते हैं वैसी कौम होती है। देखिए हमारे मुल्क में जो करप्शन है वो इतना ज़्यादा है कि वो छोटे लेवल तक पेनिट्रेट कर गया है। रिक्शे वाला भी जो है ना वो आपसे वही पैसे लेगा जो उसको नहीं लेने चाहिए, लेकिन वो लेता है। दुकानदार के पास चले जाइए, जो रिटेलर है वो अगर 100 रुपये की चीज़ कहीं से लेकर आया वो आपको 500 रुपये की देगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब मैं ज़ीरो टॉलरेंस की बात करता हूँ तो इसकी जिम्मेदारी जो है स्टेक होल्डर्स पर आती है कि अगर आपके मुल्क के जो हाकिम हैं किसी तरीके से वो भी इक़्तिदार में आते हैं, जो भी उनका तरीक़ेकार हो, अगर उन्होंने इस करप्शन को अपना लिया जैसे अपनाया हुआ है, और उसके बाद ये है कि उस करप्शन से जो सूरत हाल पैदा होती है वो ये होती है कि आवाम बेचारे जो हैं वो फिर मतलब वही करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब उनके पास खाने को नहीं होगा, उनके पास नौकरी नहीं होगी, उनके पास बेरोज़गारी होगी, कारखाने बंद होंगे। ये करप्शन जो है ये नासूर है। आप अगर नहीं है तो आप यकीन करें कि अभी इनकी एक किताब आई, मैं नाम भूल रहा हूँ उस किताब का, उसमें लिखा है कि जो भी मुल्क तरक्की कर रहा है, जिस मुल्क ने भी तरक्की की है उन्होंने पहले करप्शन को रोका है। इन्होंने ली कॉन का हवाला दिया। ली कॉन, हम सिंगापुर जाते हैं, सिंगापुर में मैंने देखा है कि वहाँ सिगरेट का एक बट भी अगर आप बाहर फेंक देना तो 500 रुपये जो है ना आपको जुर्माना होता है। ये भी गए, लाला भी गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बात असल ये होती है कि जो आपका तरीक़ेकार है, आप अगर जब तक के अपने आप को हाकिम, जब तक के एक लॉ को तहत नहीं अपनाएगा काम नहीं होगा। हमारे मुल्क में लॉ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है। एक पॉइंट तो ये रेज हुआ नहीं, एक और पॉइंट, लॉ एंड ऑर्डर के अलावा हमारे एक पॉइंट और कर रहा हूँ। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो है, लेकिन मैं फिर भी आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरिट बेस्ड इकोनॉमी या मेरिट बेस्ड आपने एम्प्लॉयमेंट को जन्म नहीं दिया तो आप याद रखिए कि जो मतलब मामूली से भी पढ़े लिखे लोग होंगे वो अपने रिश्ते की बुनियाद पर, बरादरी की बुनियाद पर आकर अपना वो रंग दिखलाएंगे। और पाकिस्तान में ये हो रहा है। पाकिस्तान में अब भी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसमें क्या समझते हैं कि आप गैर जानबदार लोग हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बैठे हुए हैं, तो क्या वो कौन लोग हैं जिनके रिश्ते हैं, जिनकी दोस्ती है, जिनके ताल्लुकात हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक कि आप एक मेरिट बेस्ड सोसाइटी नहीं बनाएंगे, जब तक कि आप लोगों को उनकी मेरिट की बुनियाद पर आगे लेके नहीं आएंगे, मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर नहीं होंगे। और करप्शन इज़ द मेन रीज़न ऑफ पाकिस्तान रिमेनिंग एट द बैक। सिर्फ एक बहुत बड़ा रीज़न है ये। ठीक है, करप्शन हो गया, लॉ एंड लॉ की यानी जिसे हम कहते हैं कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, मेरिट बेस होना चाहिए। लेकिन मुनव्वर साहब ने जैसे एक बात की थी, मैं उनसे ये एग्री करती हूँ कि भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप जो है वो मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आपके पास इतने सारे इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, इतने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट मौजूद हैं, रिसर्च सेंटर मौजूद हैं, आप बैठ के उनसे बात करें। जो पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, वो मेरा अक्सर सवाल होता है पॉलिटिकल पार्टी से कि भाई कोई लाहे अमल, कोई चीज़ है आपके पास बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए जो आप नारे लगा रहे हैं, या आप जो नारे लगा रहे हैं गुर्बत ख़त्म करने के लिए, तो इसके लिए आपके पास क्या? हमारे पास जी बहुत जामिया प्लान है। वो जामिया प्लान कहाँ से आया भाई आपके पास जो इतना जो प्लान है? तो रॉकेट साइंस नहीं है, ये बात समझ में आती है पाकिस्तान के अंदर अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे बात करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या इस चार्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर हमें उस बिजनेस क्लास को लेने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने आगे इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन्होंने आगे जो है मुल्क को संभालना है? किसको? हमारी देखिए मैं आपसे फिर वही अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए हमारे मुल्क में ये जो फ्यूडल सोसाइटी है ना, पहले तो फ्यूडल सोसाइटी जो थी बड़ा ज़्यादा कमज़ोर थी, लेकिन अब फ्यूडल सोसाइटी बहुत मजबूत हो गई क्योंकि वो कारखाने भी लगाने शुरू कर दिए उन लोगों ने। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक आप बिज़नेस कम्युनिटी की बात करते हैं, देखिए बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेती। वो कोशिश करती है कि किसी तरीके से हुकूमत वक्त के साथ मिल जाए। मैंने तो देखा है कि जितने भी मतलब बिजनेसमैन हैं हमारे, वो सब हुकूमत वक्त के साथ मिल जाते हैं। नहीं, एक और भी चीज़ है ना आगा साहब कि जितने जो आपने बात की, जितने पॉलिटिशियंस हैं इनकी फैमिलीज के भी तो अपने अपने बिजनेसेस रन हो रहे हैं, इनकी भी तो इंडस्ट्रीज भी तो इनकी भी तो फैक्ट्रीज हैं। वही तो मैं अर्ज कर रहा था। तो जब आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और वो रॉकेट साइंस नहीं है, तो अगर हम बिजनेस कम्युनिटी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप एक सवाल करता हूँ, आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात इसलिए करना चाहते हैं कि लोगों के समाजी हालात ठीक हो, लोग गुर्बत से निकलें, लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारें, लोगों को नौकरी मिले, है ना, लोगों को उनकी मेरिट की बुनियाद पर नौकरी, यही चार्टर इकोनॉमी है ना। तो या कारखाने चले हैं, कारखाने बंद ना हो, उनकी ज़रूरत पूरी हो, जो सरमायादार है उसके भी कुछ मतलब मराहत हैं या उसकी भी कोई डिमांड है, ये सब चीज़ें पूरी हों तो चार्टर इकोनॉमी बनती है ना। आप जब ऐसा नहीं है तो आप फिर एक फ्यूडल सोसाइटी में जहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी मजबूत है। अब ये तो जाते हैं मुख्तलिफ जगह पे, इनको तो मालूम है कि ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि हम जैसे लोग जो है ना अपना कार्ड भिजवाया, इसके बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि ठीक है। हालांकि हम लोग थोड़ा बहुत तो हम माशरे में हम जाने पहचाने लोग हैं, लेकिन ये कि ब्यूरोक्रेसी बहुत मजबूत है, जो चाहे वो कर सकती है। जो वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट परसों की है, आप पूरा पढ़ लीजिए,
उसके अंदर क्या क्या लिखा है। तो मैं कहता हूँ कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है और हमारे जो सोचने का अंदाज है ना, वो ज़ात की बुनियाद पर, खुदा की कसम ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान में सारी पॉलिसी जो है ज़ाती मफाद पर बनती है। ये पढ़ लीजिए वर्ल्ड बैंक मुल्की मफादात पे कोई नहीं सोच रहा, मुल्की मफादात पे कोई नहीं सोच रहा, इकोनॉमी ये अभी परसों की बात है। मैंने भी वो वर्ल्ड बैंक की कोर्स, और ये पहली दफ़ा नहीं आई है, हाँ, ये आती रहती है, 6 ये महीने बातें पहले हर भी आई थी, आई थी। IMF नहीं, ऐसा नहीं आता, IMF ऐसी भी नहीं आई थी, यही कोई बातें कहता रहता है, बल्कि 1-2 मीटिंग में मुझे भी मौका मिला, दावत दी उन्होंने मुझे कि आप शरीक हो हमारे साथ। तो मैं गया भी उनके सेमिनार्स वगैरह में, और मैं उनसे मैं ये कहना जो चाहता हूँ, देखिए ये डिस्कशन तो, ये भी कोई छुपी हुई बातें नहीं है कि पाकिस्तान में करप्शन है, ये भी कोई छुपी हुई बात, राज की बात नहीं है कि मेरिट बेस्ड नहीं है, ये भी कोई राज की बात नहीं है कि ये फ्यूडल सोसाइटी है, ये भी कोई राज की बात नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के क्या पावर्स हैं, ये भी कोई राज की बात नहीं है कि कानून की एस्टेब्लिशमेंट की क्या दखलअंदाजी रही है, लेकिन ये भी कोई राज नहीं है कि किस तरीके से तो फिर हम पीछे क्यों हैं? मेरा सवाल ही यही है ना कि किस तरीके से जमहूरी हुकूमतें आई, अच्छी या बुरी जो भी कुछ थी, जिस तरह उन्हें उठा के फेंका गया, जिस तरह अवामी नुमाइंदों को बेतौकीर किया गया यहाँ पर, तो वो भी कोई राज की बात नहीं है, उसको भी ज़रूर हमें कंसिडर करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए कौन आएगा? ऊपर से क्या फरिश्ते आएंगे? नहीं आएंगे तो आप ही में से लोग, इन्हीं करप्ट लोगों में से आपको लाने पड़ेंगे लोग। कौन लाएगा? पाकिस्तान के आवाम लाएंगे, है ना, यही लाएंगे ना। और चार्टर वार्टर तो बात की बात है, पहली बात तो यह है कि आपको जाना पड़ेगा इलेक्शन के अंदर ही, ठीक। इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो आप किस बात पे डिटरमिन करेंगे कि कोई जमात जो है वो क्या करना चाहती है? अगर वर्ल्ड बैंक ने कुछ कह भी दिया है तो वर्ल्ड बैंक तो कुछ नहीं कर सकता, कौन करेगा? वही आपका वजीर आजम जब आएगा, उसके मंशूर में अगर ये बात शामिल होगी जो वर्ल्ड बैंक ने कही है तो हो सकती है। मैं और आप एक चीज मैं ऐड कर रही हूँ आपकी बात में, इख्तिलाफ नहीं कर रही। तो फिर ये चीज जो है, जो आपने भी पॉइंट आउट की है कि जो वर्ल्ड बैंक बात करेगा वही हम जो है वो जरूरी नहीं है, मतलब एक वो होता है ना, सजेशन होती है ना इंटरनेशनल आपके जो आईना दिखलाते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप उनकी मनोमन हर बात को फॉलो करेंगे। मनोमन की बात नहीं कर रही, लेकिन देखिए मैं आपकी बात में ये सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर रही थी कि हम IMF की बात करें या इंटरनेशनली दूसरे थिंक टैंक्स की बात करें जो पाकिस्तान पे रिपोर्ट्स देते रहते हैं और हम सब पढ़ते रहते हैं उसको, ये करना भी चाहिए। हाँ, पढ़ना चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि आलमी मालियाती इदारों की क्या। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए शायद चार्टर ऑफ इकोनॉमी की रट लगा के बैठे हुए हैं, हर एक ने अपने मंशूर में इलेक्शन के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी डाला है, अगर कर लिया तो इसीलिए किया कि शायद बाहर से हमें जो है इस बात की इंडिकेशन दी जा रही है कि इकोनॉमी पे बात करें, इकोनॉमी पे बात करें। मैं साथी तौर पे ये समझता हूँ कि अगर चलो इसी बहाने वो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यानी चार्टर का लफ्ज होश आ गया उनको इकोनॉमी की बेसिकली बात जो उन्हें करनी चाहिए वो इकोनॉमी है, ठीक है। अगर उसके साथ कोई लफ्ज और ऐड कर रहे हैं, वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी कह रहे हैं या कुछ और लफ्ज ऐड कर रहे हैं, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मैं जो चीज़, मेरा ख्याल ये है होना चाहिए, जो चीज़ पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए। मैं देखिए, मैं फिर वहीं जा रहा हूँ, पाकिस्तानियों से मुराद जब मैं कहता हूँ तो उसमें आपकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आती हैं, उसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी भी आती है, उसके अंदर आपके माहिरीन भी आते हैं, उसमें आपका मीडिया भी आता है, उसमें सब सारे सोशल पिलर्स आते हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। पॉलिटिकल पिलर्स जो चीज़ हमें सीखना चाहिए, आखिरकार चाइना ने जब टर्न राउंड किया था 79 के बाद, तो ज़रा आप जाके देखिए उनके यहाँ सूरत हाल क्या है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, एक और चीज़ अगर आपने देखी हो ना, दुश्मन मुल्की कहते हैं आप, ज़रा इंडिया की सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी फिल्में देखें जहाँ पर वो रोमांटिक और वो फिल्में हैं ना, आप ज़रा बिजनेस के ऊपर उनकी फिल्में देखें, आप ज़रा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर उनकी फिल्में देखें, आप ज़रा इसके ऊपर उनकी फिल्में देखिए कि कैसे वो मेहनत की अजमत के ऊपर, वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर वो कहते हैं, खेलों के अंदर वो किस तरह। आपने कुछ फिल्में देखी हैं ख़वातीन की, वो हॉकी की और इसकी, वो जो बड़ी मशहूर हुई हैं, मैं इसे नाम लेके मेंशन नहीं करना चाहता, लेकिन जब एक नेशन टर्न राउंड करता है ना, तो वो सिर्फ बैठकर तकरीरें नहीं करता, वो टर्न राउंड करता है हर चीज़ के अंदर। उसका मीडिया भी टर्न राउंड कर रहा होता है, उसके तालीमी इदारे भी टर्न राउंड कर रहे होते हैं, उसके अहले दानिश भी टर्न राउंड कर रहे होते हैं, पूरे कंट्री के जितने भी पिलर्स हैं वो मिलकर काम करें। ये जो बात कह देना कि
ये खराबियां हैं, ये तो बिल्कुल है। तो इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं देखिए, है। मैं बताऊं आपको, इसमें लिखते ये जो- लिखते और पढ़ते पढ़ते मेरी जिंदगी गुजर गई है। देखिए बात लेकिन जिंदगी नहीं ये है दुरुस्त यार, कैसी इसलिए बात नहीं कर हो रहे हैं आप, सकी। ये जवान आदमी हैं आप, खावा बात कर रहे हैं। मैं अच्छा सिर्फ जी, मैं अफज़ा, देखिए आपके बात comment। करूँ, बाद असल ये बात हिंदुस्तान के कह रहे हैं ना। ठीक है। देखिए हिंदुस्तान ने वाकई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत कामयाबी हासिल की है और उनका एक नाम है, और हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की वजह से उर्दू बड़ी आगे चली गई है। उर्दू की तरक्की में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने बड़ा अहम काम किया है, ठीक है। लेकिन इसके साथ हमें ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान जो है ना, उस वहाँ पे भी जो सूरत हाल है माइनॉरिटीज़ के साथ, वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, बहुत ख़तरनाक है। यानी मैं समझता हूँ मुसलमानों के सिलसिले में तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक मेरे लिए इंडिया कभी भी रोल मॉडल नहीं रहा, कभी भी मैं, चूँकि जो उनका अंदाज़ है मुसलमानों के सिलसिले में, वो अंदाज़ जो है वो एक इंतहाई घटिया है और वो इंसान दोस्त नहीं है। तो मैं सिर्फ याद करना चाहता हूँ, हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं। देखिए पाकिस्तान के लोग नहीं चाहते, पाकिस्तान के जो स्टॉक होल्डर लोग हैं वो नहीं चाहते कि पावर नीचे की तरफ जाए। देखिए जिस मुल्क में है ना, जो जो जमहूरियत की जो रूट होती है वो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। जिस मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात ठीक से ना कराए जाएं, सिर्फ एक दफ़ा कराए गए थे, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को पावर नहीं मिलती, उनको पैसे नहीं मिलते, है ना, डिमिनिशन ऑफ अथॉरिटी नहीं है, नहीं बिल्कुल होती। जाती नहीं है जो रूट लाइक आप ग्रासरूट अंदाज़ा लेवल लगाइए पे। कि अच्छा, फिर बात असल ये है कि देखिए बात ये नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। हम हर आदमी से आप पूछ लीजिए कि वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम अमन से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम अपने बच्चों की रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, उनकी तालीम चाहते हैं, उनके हेल्थ केयर से। आप किसी भी शोबे में आप चले जाइए, आपका हेल्थ केयर सिस्टम देख लीजिए क्या है ना। आप देखिए कि मज़दूरों के सिलसिले में जो तंजीमें बनी हैं, क्या वाकई उनको उन तंजीमों के ज़रिए मज़दूरों को फ़ायदा पहुँच रहा है? नहीं पहुँच रहा। तो मैं सिर्फ याद करना चाहता हूँ, देखिए ये एक लॉलीपॉप है। मेरी बात हो सकता है कि मुनव्वर मिर्ज़ा को पसंद ना आए, लेकिन ये मैं चाहता हूँ आप ही बोले और मैं सुनूं। ये लॉलीपॉप है। मैं तो, आप तो बोल रहे तो आप भी बोल रहे हैं। मिसाके ये- मईशत ये पे आप कह रहे हैं, हाँ, ये ये एक- देखिए ये दरअसल ये है कि ये घबरा गए, पहले ये बोल रहे थे नहीं तो नहीं, मैंने- ये टॉपिक डिबेट बहुत हाँ। बड़ी है, मेरे पास प्रोग्राम में वक्त नहीं कम है, नहीं, मैं पहले चाह रही हूँ इसमें एक और लास्ट प्रोग्राम टाइम करें ये हम। बोले थे तो मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला था, तो मैं उनकी सुनता। देखिए बात असल ये है कि ये एक लॉलीपॉप है, ये नहीं करना चाहते। आप इंतखाबात करा लीजिए, आपका मंशूर कुछ भी हो, लेकिन आवाम की जो गुर्बत है, आवाम के अंदर जो मायूसी है, आवाम के अंदर जिस किस्म की बेचैनी और इस्तराब है, ये इस तरीके से नहीं जाएगा। और ये भी मैं आपसे बता दूं कि ये कोई यकीनी नहीं कह सकता कि इंतखाबात होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, आप बात कर लीजिए। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, और हमने कोशिश इनसे की बात कि कर लीजिए। हमारे जो एनालिस्ट हैं हम उनसे ये जान सकें कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या चार्टर ऑफ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान को, और कौन से मॉडल्स अपनाने चाहिए। डिबेट बहुत बड़ी है, आइंदा आने वाले अगर प्रोग्राम में मौका मिला तो उस पर मज़ीद डिबेट करेंगे। फिलहाल मुनीबा गुल और न्यूज़ लाइन की टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।